हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको रासायनिक समीकरण में होती है समस्या? तो आज के बाद ये समस्याएं नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने रासायनिक समीकरण पे एक अच्छा सा वीडियो बनाया है जिसमें आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होते हैं, दो चीज होते हैं, अभिकारक और उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद को संकेत या सूत्र के द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यस, बिल्कुल आपने सही समझा कि अगर रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को हम संकेत या सूत्र द्वारा लिखेंगे तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो मैंने इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को संकेत या सूत्र द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आ गया समझ में कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को सूत्र या संकेत द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है कि कोयला को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब देखो, इसे सिंबल के रूप में लिखते हैं। कोयला, कोयला का सिंबल सी होता है। ठीक है, और ये वायु, वायु के लिए ऑक्सीजन आता है O2। ठीक है, तो C प्लस O2 तो क्या बन गया, CO2। तो इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये जो सिंबल के द्वारा लिखे हैं इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का मतलब सूत्र या सिंबल द्वारा क्या करना, सूत्र या संकेत द्वारा अभिकारक और उत्पाद को लिखना होता है। ठीक है, दूसरा, मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम के लिए क्या होता है, सिंबल Mg होता है। वायु के लिए क्या बताएं, O2। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा MgO। कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र Mg हुआ, तो Mg का भी संयोजकता 2, ऑक्साइड का भी संयोजकता 2, कट जाएगा तो MgO आएगा। अगर ये आपको नहीं आ रहा है समझ में तो एक फार्मूला का वीडियो हमने बनाया, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे होगा समझ में, यही संकेत या सूत्र के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे चलिए हम आपको डिफिनीशन याद कराते हैं। डिफिनीशन याद हम करा देंगे, बस आप हमें देखते रहिए, याद हो जाएंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अगर कोई भी पूछे तो क्या बोलोगे, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को संकेत या सूत्र के द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को संकेत या सूत्र द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित और असंतुलित। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखो इस तरफ हमने संतुलित लिख दिया, इस तरफ हमने असंतुलित लिख दिया है। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किस क्यों है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व का परमाणु का संख्या समान हो जाए। अगर दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ का परमाणु का संख्या समान होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और अगर अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान नहीं आए तो उसे हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। कहने का मतलब यह है कि देखो यहाँ पे समझो अच्छे ढंग से एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 दे रहे हैं, जैसे CaCO3 है। ठीक है, अगर हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, तो ये बन जाता है CaO प्लस CO2। ठीक है, CaO प्लस CO2। अब यहाँ पे देखो अभिकारक में आपके पास क्या क्या है, देखोगे अच्छा से तो लिख दो यहाँ पे अभिकारक। ठीक है, और इधर लिख देते हैं उत्पाद। ठीक है, तो देखो जितना चीज अभिकारक में रहेगा उतना ही उत्पाद में रहेगा। अभिकारक में आपके पास Ca है, फिर क्या है, C है, फिर O है। ठीक है, इधर भी देखोगे उत्पाद में Ca है, ठीक है, फिर C है, फिर O है ना। तीन चीज इधर भी है, तीन चीज इधर भी रहेगा। तो अब देखो Ca कितना है, Ca के पास कोई संख्या नहीं तो 1 होगा, C के पास भी कोई नहीं तो 1 होगा, O के पास 3 है तो 3 होगा, यानी कि Ca का एक परमाणु भाग ले रहा है और C का 1, O का 3। इधर आ जाओ, देखो Ca का यहाँ भी 1 है, O का कितना है तो देखो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, पूरा ज्वाइन करके लिखेंगे, 2 1 3, O 3 है। C कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ठीक है, ये C और A है, C नहीं पढ़ेंगे इसको, C 1 बार, C 1 बार, O 2 1 3। तो देखो यहाँ पे सब कुछ समान मिल रहा है, देखो Ca 1 है, Ca 1 है, C 1 है, C 1 है, O 3 है, O 3 है। तो इसको संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यही याद रखना है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है। अगर सारे का परमाणु संख्या समान हो जाए अभिकारक और उत्पाद का तो इसे ही संतुलित कह लेते हैं। अब असंतुलित का एग्जाम्पल एक देना है तो असंतुलित में कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे Mg प्लस O2, यही फेवरेट है।
Mg प्लस O2, तो क्या होता है MgO होता है ना। अब एक साइड अभिकारक लिख दो, एक तरफ उत्पाद लिख देंगे, अभिकारक और एक तरफ उत्पाद। तो देखोगे अभिकारक में दो चीज दिख रहा होगा, Mg दिख रहा होगा और एक ऑक्सीजन दिख रहा होगा। उत्पाद में भी दो ही चीज दिख रहा होगा, एक Mg है एक O है। तो देखो Mg के पास कोई संख्या नहीं, एक हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास दो हो जाएगा, Mg के पास एक है, ऑक्सीजन के पास एक है। क्या इसके पास बराबर है? देखो Mg मिल रहा है, O बराबर नहीं है, तो इसको असंतुलित बोलेंगे। जब प्रत्येक तत्व का परमाणु बराबर नहीं हो तो असंतुलित होगा, अगर प्रत्येक तत्व का परमाणु बराबर हो जाए तो उसे संतुलित कहेंगे। ठीक है, तो संतुलित असंतुलित आया समझ में। संतुलित किसे कहेंगे? जब रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान हो जाए तो उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब समान नहीं हो प्रत्येक तत्व का तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg प्लस O2 तो MgO हो गया था यहाँ पे, तो Mg एक है, यहाँ भी एक है, O दो है, यहाँ पे एक है, ये संतुलित नहीं है, असंतुलित हो जाएगा क्योंकि O बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे Ca एक है, Ca एक है, C एक है, C एक है, O तीन है, O तीन है, 2 1 3, तो यहाँ पे सबका बराबर हो रहा है, बराबर हो जाएगा तो संतुलित, अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो मैं इसे डिलीट करके एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक और संतुलित का एग्जांपल देख लो, नहीं तो लगेगा एक ही कराए हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर दूसरा देख लीजिएगा। Cu प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe, तो देखिएगा क्या बनाएगा ये बनाता है FeSO4 प्लस Cu बनाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबका संख्या, देखो यहाँ पे Cu कितना है, देखो Cu कितना है, देखो इधर Cu इधर भी Cu लिख दो, अभिकारक उत्पाद में Cu एक बार है, इधर भी Cu एक बार है ना। S देख लो, S यहाँ पे एक बार है, इधर S देख लो, S इधर भी एक बार है, तो Cu हो गया, S हो गया। अब O देख लो, O यहाँ पे 4 बार है, इधर देख लो O कितने बार है, 4 बार है ना। Fe देख लो, अभिकारक में Fe एक बार है, इधर भी Fe एक ही बार है, तो देखो सबका संख्या बराबर है या नहीं है। Cu एक बार आ रहा है, एक बार, S एक बार, एक बार, O 4 बार, O 4 बार। Fe समीकरण के लिखने का नियम क्या है और इसके लाभ क्या है? अगर रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो इससे क्या क्या लाभ है। सबसे पहले नियम देखते हैं कि क्या क्या नियम है। ठीक है, तो देखिए पहला नियम है, कहता है कि अभिकारक और उत्पाद को सूत्र और संकेत के द्वारा लिखते हैं। ये तो सबको पता है कि अगर रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो अभिकारक और उत्पाद को हम लोग क्या करते हैं, सूत्र तथा संकेत द्वारा लिखते हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि अभिकारक और उत्पाद को सूत्र तथा संकेत द्वारा लिखते हैं। ठीक है, नियम नंबर 2 कहता है अभिकारक को जो है तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। सही बात है कि अगर ये तीर का चिन्ह होता था तो हम लोग अभिकारक को कहाँ रखते थे, बाईं तरफ रखते थे। कहाँ रखते हैं, बाईं तरफ। रूल नंबर 3 क्या कहता है, उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखना है। उत्पाद को तीर चिन्ह के किस तरफ लिखना है, दाईं तरफ लिखना है। ठीक है, ये नियम नंबर 3 हो गया। चौथा कहता है अगर एक से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद हो, अगर एक से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह देते हैं, धनात्मक चिन्ह देते हैं। कैसा देते हैं, धनात्मक चिन्ह। तो ये 4 नियम है रासायनिक समीकरण को लिखने का। ठीक है, नियम नंबर 1 क्या कहता है कि अभिकारक और उत्पाद को सूत्र या संकेत द्वारा लिखना है। ठीक है, जो भी अभिकारक उत्पाद होते हैं उसे सूत्र या संकेत द्वारा लिखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखना है। ठीक है, नियम नंबर 3 क्या कहता है, उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, और चौथा क्या कहता है, अगर एक से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद हो तो उसके बीच धनात्मक चिन्ह देते हैं। है ना आसान। तो ये 4 नियम हो गए होंगे यार। ठीक है, बताओ पहला नियम क्या है कि अभिकारक और उत्पाद को सूत्र या संकेत द्वारा लिखते हैं, नियम नंबर 1। ठीक है, नियम नंबर 2 क्या कहता है कि अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं तरफ रखेंगे, और नियम नंबर 3 उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखेंगे। ठीक है, और चौथा नियम क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। किसका चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। तो ये 4 नियम था रासायनिक समीकरण को लिखने का। अब आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने से लाभ क्या क्या मिलेगा। तो लाभ क्या क्या मिलता है, तो देखिए सबसे पहले जो है रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो समय का बचत होता है। किसका बचत होता है, समय का।
कार्बन कितना बड़ा होता है, देख लो कार्बन इतना बड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन संकेत लिखेंगे तो सी, समय बच जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या होता है, रासायनिक समीकरण को लिखने का पहला लाभ क्या है, समय का बचत होता है। ठीक है, दूसरा इससे पेपर और स्याही का भी बचत होता है, होगा कि नहीं होगा। देख लीजिए कार्बन इतना में ही लिखा है, ये लिख रहे हैं, तो पेपर भी बचेगा हमारा और स्याही भी बचेगा। तो दूसरा लाभ ये है कि इससे पेपर और स्याही बचता है। तीसरा, रासायनिक समीकरण को लिखने में आसानी होता है, अगर आपको सूत्र और संकेत आता है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो ये तीसरा लाभ है कि रासायनिक समीकरण को लिखने में आसानी होता है। ठीक है, चौथा है कि वैज्ञानिक को रासायनिक अभिक्रिया को समझने में आसानी होता है। जो भी वैज्ञानिक हो, किसी भी देश के हैं, अगर हम रासायनिक समीकरण लिख देंगे तो उसकी अभिक्रिया को समझने में आसानी होता है, क्योंकि तत्वों का संकेत सभी देशों में समान पाया जाता है। तत्वों का जो संकेत होता है सभी देशों में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये थे 4 लाभ। क्या क्या लाभ है, एक बार फिर से आ जाओ। रासायनिक समीकरण को लिखने का लाभ क्या है, तो पहला लाभ समय का बचत होता है। किसका बचत होगा, समय का। दूसरा, पेपर और स्याही का भी बचत होता है। तीसरा, रासायनिक समीकरण लिखना बहुत आसान है, लिखना क्या है, आसान है। चौथा, वैज्ञानिक को रासायनिक अभिक्रिया को समझने में बहुत ही आसानी होता है, क्योंकि तत्वों का संकेत सभी देशों में समान होता है। तत्वों का संकेत सभी देशों में क्या होता है, समान होता है। तो इस पार्ट में हम लोग क्या कंप्लीट किया, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम और उसके लाभ क्या है। तो रासायनिक समीकरण का लिखने का नियम याद हुआ, पहला क्या है, अभिकारक और उत्पाद को सूत्र या संकेत द्वारा लिखेंगे। दूसरा, अभिकारक को बाईं ओर लिखेंगे, उत्पाद को दाईं ओर लिखेंगे। अगर एक से ज्यादा अभिकारक उत्पाद आएगा तो जोड़ का चिन्ह देंगे, हो गया। ठीक है, इससे लाभ क्या है, रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है, तो पहला लाभ क्या है, पहला लाभ है कि इससे समय का बचत होता है। दूसरा, इससे पेपर का बचत होता है, स्याही का बचत होता है। तीसरा, इससे लिखना बहुत आसान होता है। और चौथा, किसी भी देश के वैज्ञानिक को रासायनिक अभिक्रिया को समझना बिल्कुल ही आसान हो जाता है, क्योंकि तत्वों का संकेत सभी देशों में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और लिख लेना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। समीकरण का लिखने का नियम पढ़ा, इसका लाभ क्या होगा ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या क्या है, क्या क्या इसका दोष है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो सीमा है इसका, सबसे पहला जो दोष है कि अभिकारक और उत्पाद का, ठीक है ना, अवस्था ही पता नहीं चलता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या जलीय विलयन है, क्या है भाई, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो पहला ध्यान रखना है कि क्या कमी होता है इसके समीकरण में, कि अभिकारक और उत्पाद का अवस्था पता नहीं चलता है, अभिकारक और उत्पाद का अवस्था पता नहीं चलता है। दूसरा देखिएगा, अभिक्रिया का वेग या दर पता नहीं चलता है, अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कितना तेजी से हो रहा है कि स्लो हो रहा है, कितने टाइम लग रहे हैं, वास्तविक समय का पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग या दर पता नहीं चलता है, कि अभिक्रिया स्लो हो रहा है कि अभिक्रिया फास्ट हो रहा है, ये पता नहीं चल पाता है। तो दूसरा कमी है, अभिक्रिया के वेग या दर का पता नहीं चलता है। ठीक है, तीसरा क्या है, अभिक्रिया के आवश्यक शर्तों या दशाओं का पता नहीं चलता है, कि हम क्या वहां पे रखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक है, सारे अभिक्रिया अपने आप नहीं होते, वहां पे कुछ देना पड़ता है, कभी गर्म करना पड़ता है, कभी उत्प्रेरक देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि अभिक्रिया के आवश्यक शर्तों या दशाओं का पता नहीं चल पाता है, अभिक्रिया के आवश्यक शर्तों या दशाओं का पता नहीं चलता है, तीसरा नंबर का कमी है। चौथा, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, ये भी पता नहीं चलता है। अब मान लो कोई अभिक्रिया हुआ, वहां पे ऊष्मा निकल रहा है कि हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, ये बात का पता ही नहीं चलता है रासायनिक समीकरण को देखने से। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का चौथा कमी है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, इस बात का पता नहीं चल पाता है। ठीक है, ये चौथा कमी था। पांचवा है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो दोनों दिशा में हो, अभिकारक से उत्पाद बन जाए, उत्पाद से अभिकारक, उसे उत्क्रमणीय कहते हैं। जो एक दिशा में होता है उसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, ये भी पता नहीं चल पाता है। तो ये टोटल 5 कमी है, इसी कमी को दूर करेंगे तो रासायनिक समीकरण ज्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, तो कल इसको देखेंगे। तो अभी 5 कमी है, क्या क्या है देखो, अभिकारक और उत्पाद का अवस्था पता नहीं चलता है, अभिकारक और उत्पाद का अवस्था पता नहीं चलता है, अभिक्रिया के वेग या दर भी पता नहीं चल पाता है, अभिक्रिया के आवश्यक शर्तों या दशाओं का भी पता नहीं चलता है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, ये भी पता नहीं चलता है। ठीक है,
और अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय ये भी पता नहीं चलता है। तो टोटल 5 कमी है। क्या क्या कमी है? 5। ठीक है, एक बार फिर से। पहले अभिकारक या उत्पाद का अवस्था पता नहीं चलता है, अभिकारक या उत्पाद का अवस्था पता नहीं चलता है। दूसरा क्या है? अभिक्रिया का वेग पता नहीं चलता है कि वो स्लो हो रहा है कि धीमा हो रहा है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग पता नहीं चल पाता है। ठीक है, ये दूसरा कमी हो गया। तीसरा, अभिक्रिया ठीक है ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी ये भी पता नहीं चलता है। फिर चौथा, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय ये भी पता नहीं चलता है। तो इस तरह से कुछ कमियां हैं हमारे रासायनिक समीकरण में। अगर इसे दूर कर देंगे तो रासायनिक समीकरण बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम रासायनिक समीकरण की कमी को दूर करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो और पसंद आता है हमारा मेहनत तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, वो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ। तो अपने दोस्तों को जोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।